What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जहां पर दो लेक के बारे में बात की जा रही है। पहले बोला गया यहां पर ये है ग्रेट बिटर लेक, और दूसरा बोला गया है स्मॉल बिटर लेक। तो यहां पर कौन सी कंट्री में दोनों फेमस लेक पाए जाती हैं? ए में बोला गया इजिप्ट, बी में बोला गया है सऊदी अरेबिया, सी में बोला गया है साउथ अफ्रीका, और डी में बोला गया ईरान। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है ये है यहाँ पर इजिप्ट, यानी कि ए आंसर यहाँ पर सही है। लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए कहां पर इसकी लोकेशन है। ये यहां पर देखिए, पहले आप लोग इसको ये देखिए हमारी कंट्री कंपेयर में कहां पर है इजिप्ट। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग जूम करेंगे तो आप लोग यहां पर इजिप्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहां पर ये हो गया यहां पर, ठीक है। तो इसको ये देखिए यहां पर हो गया इजिप्ट, ठीक है। तो अपनी कंट्री कंपेयर में ये हो गया यहां पर इजिप्ट, और यहां से देखेंगे नीचे हो गया यहां पर ये रेड सी, और ऊपर आप लोग यहां पर देखने को मिला है मेडिटेरेनियन सी। तो इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर रीजन में जब आप लोग जाएंगे तो ऊपर मेडिटेरेनियन सी हो गया, और नीचे हो गया यहां पर सुएज, ये गल्फ ऑफ सुएज। तो यहां पर दो लेक आप लोग देख रहे हैं, ये है ग्रेट बिटर लेक और ये है लिटिल बिटर लेक। ये वो लेक है जो कि सुएज कैनाल के थ्रू ये यहां पर देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है, जो कि नीचे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। और इधर हो गया ये हो गया सनाई पेनिसुला, ठीक है। तो इजिप्ट के अंदर आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी सुएज कैनाल के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोग यहां पर और याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बात की जा रही है सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल को जो ओपन किया गया था ये 1869 में इसको ओपन किया गया था। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो अंग्रेजों का आना स्टार्ट हुआ था वो इससे पहले हो चुका था। तो उससे पहले जो अंग्रेज यहां पर व्यापार करते थे हमारे साथ में, तो वो यहां से होकर कुछ ऐसे आया करते थे। तो इनका लंबा रूट पड़ा करता था, पर लेकिन जैसे यहां पर इजिप्ट के अंदर ये सुएज कैनाल हुई, तो फिर यहां से ऐसे होते हुए ये काफी आसानी से यूरोप के अंदर जाने लगे। इनके हमारी कंट्री के ऊपर और ज्यादा अच्छा तकड़ा कंट्रोल इनका हो गया। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखते हैं, ये जो बात की जा रही है जो कैनाल ये यहां पर बिल्ड की गई 1869 में। इससे पहले यहां पर ड्राई सोल्ट वैली या फिर बेसिन हुआ करता था, तब इसके बाद में फिर आगे चलकर। और ग्रेट बिटर जो लेक है यहां पर जो एंशिएंट जो पिरामिड टेक्स्ट है उनके में भी आप लोग यहां पर इसके बारे में देखने को मिलेगा। यानी कि ये इजिप्ट के अंदर काफी फेमस लेक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारी कंट्री के साथ भी इसका कनेक्शन है। तो ऐसे भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जब 11th के एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी की, तो उसमें भी यहां पर इसके बारे में मेंशन है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड म्यूनमेंट्स फंड के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड म्यूनमेंट फंड जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है यूएन के अंडर में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में। ये बोला गया कि इसका हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन यानी कि यूएसए के अंदर में है। तीसरा बोला गया यहां पर ये डेडिकेट है प्रिजर्व करने के लिए हिस्टोरिक जो आर्किटेक्चर कल्चर हेरिटेज साइट जो थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरीके से फील्ड वर्क करेगी, वहां पर एडवोकेसी करेगी उनके बारे में। इसी के साथ में उसके ग्रांट मेकिंग करेगी, उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, कैसे आप लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 3 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3,
सी बोला गया ऑल, डी बोला गया नन। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि बोला गया यूएन के अंडर में आती है। ये बॉडी यूएन के अंडर में नहीं आती है, ये प्राइवेट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1965 में यानी कि 1965 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर है, पर लेकिन वॉशिंगटन के अंदर नहीं है, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यह कि ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों थी, हमारी कंट्री में सुरंग बावड़ी, तो सुरंग बावड़ी को सेलेक्ट किया गया था एंशिएंट वाटर सिस्टम के तहत यहां पर डेक्कन प्लेटू में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के थ्रू, ताकि उसको डेवलप किया जा सके। तो इसलिए हमारी कंट्री से रिलेटेड है। तो आंसर इसका यहां पर ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है एक रिपोर्ट के बारे में, जिसका टाइटल है ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट। तो ये कौन सी रिपोर्ट है जो 2019 में प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा? पहला बोला गया यूएनएफसीसी के द्वारा, दूसरा बोला गया ग्रीन पीस के द्वारा, तीसरा बोला गया क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप के द्वारा, चौथा बोला गया यूएनईपी के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो बात की जा रही है 2019 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, ये पब्लिश की गई है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन के साथ में। ब्राउन टू ग्रीन रिप जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मानी जाती है, जो कि G20 जो क्लाइमेट एक्शन है उसके बारे में बात करती है। तो यहां पर जो रिपोर्ट है कैसे डीकार्बनाइजेशन आप लोग कर सकते हैं, यानी कि कार्बन को कैसे कम कर सकते हैं, क्लाइमेट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फाइनेंस क्या आएगा और क्या क्या वनरेबिलिटी रहती है वहां पर, उसके बारे में लगभग 80 इंडिकेटर के ऊपर बात करती है। जो लेटेस्ट अभी इसका डेटा आया था वो 2017 का है। तो इसके चलते जो ये रिपोर्ट है ये बार बार यहां पर ये बताती है ब्राउन से ग्रीन में आप लोग कैसे कन्वर्ट होना है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपना जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है। तो उसके बारे में ये सारे पॉइंट पर ये फोकस देकर चलती है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर यूएनएफसीसी के बारे में, यानी कि जो यूएनएफसीसी है यहां पर इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है यहाँ पर एक तरीका इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि 1992 में यहाँ पर पिक्चर में आई, यानी कि 1992 में ये जो थी ओपन की गई सिग्नेचर के लिए। कहां पर? जो अर्थ समिट हुई थी री डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील के अंदर में, वहां पर इसको ओपन किया गया। फिर 1994 में ये यहां पर एक तरीके से पिक्चर में आई, यानी कि एंटर की गई फोर्स में। तब यहां पर जब सफिशिएंट कंट्री के द्वारा इसको रेक्टिफाई यहां पर कर दिया गया। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट को फोकस को ध्यान में रखते काम किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है ग्रीन पीस के बारे में। तो ग्रीन पीस भी यहां पर एक किसी तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। तो ग्रीन पीस एक नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑफिस लगभग आप लोगों को 39 कंट्रीज में देखने को मिलेगा। जो इसका ये जो ये बॉडी है ये 1969 में तो यहां पर बनाई गई थी, और इसका जो आप लोगों को अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आप लोगों को नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। ये भी यहां पर इसी पर्टिकुलर एरिया में बात करती है किस तरीके से इन्वायरमेंट को हम लोग सही तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट यहां पर बात की जा रही है यूएनईपी के बारे में। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये जो यहां पर फोकस में आया था, ये 5 जून 1972 में फोकस में आया था। ये प्रोग्राम एक्टिव है आज के डेट में भी, और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी यानी कि केन्या के अंदर में है। ये भी यहां पर काम करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस देकर, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर यहां पर ये यूनाइटेड नेशन के अंदर मिलकर यहां पर ये काम किया गया किस तरीके से हम लोग जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया इसका डी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है ना, यहां पर मैंने इसके बारे में बताया, क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहले बोला गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंशन करता है इको सेंसिटिव जोन इस शब्द के बारे में। दूसरा बोला गया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा भी 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, ताकि जो डल लेक है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया जा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? ए बी सी एफ डी। तो जो आंसर यहां पर वो है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है।
जो इको सेंसिटिव जोन है यहाँ पर ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 है, ना कि यहाँ पर ये 1972 है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। जम्मू और कश्मीर के द्वारा 10 मेंबर की अभी यहाँ पर कमेटी बनाई गई है ताकि जो डल लेक है उसको इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर किया जा सके। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है डल लेक कहां पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में है। तो इसके चलते जो रहेगा यहाँ पे बेसिकली जैसे इंडस्ट्री रहेगी, ऑपरेशन वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। यानी कि इको सेंसिटिव जोन का मतलब यहाँ पर यही है कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें जो होती हैं बेसिकली जो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर देती हैं और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस एरिया पर इंपैक्ट डालती हैं, तो उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इसी के चलते डल लेक को ताकि साफ स्वच्छ रखा जा सके, क्योंकि काफी बड़ा रीजन है कि डल लेक जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद में जब से यहाँ पर टूरिज्म की बात की जा रही है तो और अच्छे लेवल पर टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और उसके चलते एक टूरिस्ट हब भी है, काफी लार्ज स्केल पर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो इसको इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में, जिसको BTIA बोला जाता है। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू नहीं है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में, जो कि 2007 में इनिशिएट यानी कि स्टार्ट किया गया था। एक डिकेड से ज्यादा में नेगोशिएशन करने के बाद में जो इश्यूज थे दोनों कंट्री के बीच में, यानी कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में सर्टेन इश्यू जो है वो यहां पर बोला जा रहा है कि रिजोल्व कर लिए गए हैं। अब एग्रीमेंट जो है वो आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जो भी यहां पर समझौता है वो अब आगे बढ़ेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन। आंसर कौन सा है क्वेश्चन के हिसाब से? तो जो आंसर यहां पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर एग्रीमेंट की बात करें तो दो जो बेसिक यूनिट है वो आपस में काम करती हैं। जैसे यहां पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल बोलेंगे। और यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 मेंबर है। ठीक है, तो उस तरीके से यहां पर ये एक सिंगल एंटिटी यहां पर काम करती है किसी कंट्री के साथ में मिलकर। जो यहां पर एक बार एग्रीमेंट इसके साथ में हो गया तो ये समझिए कि पूरा रास्ता खुल गया 28 मेंबर के लिए इंडिया का। तो एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। आखिर रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो फिर से अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में। कई डिकेड यहां पर देख सकते हैं आप लोग, 2007 से बात की जा रही है, 2019 में खड़े हुए हैं, तो दूसरा डिकेड स्टार्ट यहां पर हो गया। पर लेकिन अब तक यहां पर जो भी बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। तो कोई भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए ये अटका हुआ तब से पड़ा है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में फिर से बात की जा रही है क्योंकि इसे फिर से स्टार्ट किया गया है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को, जो कि 2007 में स्टार्ट किया गया था। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। आगे चलता हूं। ये यहां पर बात की जा रही है डल लेक के बारे में। तो डल लेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आप लोगों को बतानी है। तो डल लेक को यहां पर विंटर कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर भी बोला जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आप लोगों से कई बार बोल दी जाती है। तो आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा सही नहीं है। पहले बोला गया जो डल लेक है यहां पर ये लार्जेस्ट है स्टेट के अंदर में और इंट्रीगल है टूरिज्म और रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन का एक केंद्र माना जाता है। दूसरा बोला जाए यहां पर जो डल लेक है यहां पर ये है यहां पर जबरवन पर्वत और इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है शंकराचार्य हिल, तो इसके साथ में ये सराउंडेड है। तीसरा बोला जा रहा है जो ये लेक है ये 3 मेन इंटरकनेक्टेड बेसिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला जो है यहां पर ये है हजरतबल, दूसरा यहां पर ये है बोटदाल और तीसरा बोला गया यहां पर ये है गागरीबाल। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 3 ओनली। तो आंसर इसके हिसाब से कौन सा है? ABCFD। तो जो आंसर यहां पर ये इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि ये लार्जेस्ट लेक इसको बताया गया है, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लार्जेस्ट लेक है। जबकि जब लार्जेस्ट लेक की बात करते हैं तो वो है वुलर लेक। वुलर लेक ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बंदीपोर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये जो लेक है ये यहाँ पर झेलम रिवर के थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट लेक है डल लेक और यहाँ पर जब बात की जा रही है वुलर लेक के बारे में तो वो लार्जेस्ट लेक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। जब बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, यहां पर लास्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो बोला गया है मेन इंटरकनेक्टेड यहां पर 3 है, तो 3 नहीं यहां पर 4 है। ठीक है, तो एक तो यहां पर हो गया, ये 3 तो आप लोगों के सामने हो गया। एक हो रहा है जिसको नागिन हम लोग बोलते हैं, NAGIN। ठीक है ना, तो यहां पर फोर्थ ये है, यानी कि हजरतबल हो गया, बोरदाल हो गया, गागरीबाल हो गया और यहां पर हो गया नागिन। तो टोटल मिलाकर ये 4 मेन इंटरकनेक्टेड बेसिन यहां पर इसके साथ में आप लोग कनेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका सी हो गया।
इसी के साथ में देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 रिसेंटली अभी न्यूज में है, काफी ज्यादा है, और इसी के चलते जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछना बड़ा ही लाजमी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार रखिएगा, इसकी लेक के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे देखने के लिए तो होगा कि स्टैटिक पोर्शन है, पर लेकिन जब बैकग्राउंड में जाएंगे आप लोग तो उसका करंट आप लोग को नजर आएगा। वैसे बोलोगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर लेकिन करंट की वजह से ही यहां पर ये न्यूज में है, तो इसीलिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू है, करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया यहां पर अमेरिकन, जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है, यहां पर ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1948 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर बोलीविया में है, और इंडिया इसका वन ऑफ एक ऑब्जर्वर स्टेट है। तो आंसर सही कौन सा है? ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर कौन सा है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि 1 and 3 स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। नॉर्मल सी बात है, जब बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो अमेरिका के अंदर ही होगा। तो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहां पर जो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है आज के डेट में 69 स्टेट्स हैं, जिनमें से यूरोपियन यूनियन भी एक ऑब्जर्वर है और इंडिया भी एक ऑब्जर्वर है। पर्पज इसका यह था कि सोलिडेरिटी और कोऑपरेशन बनाया जा सके मेंबर स्टेट के बीच में, यहां पर इसीलिए काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये बनाई गई थी। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया।